हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको पता है कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और उसी के ऊपर हम लोग केस स्टडी भी करने वाले हैं। तो जो सबसे पहले चैनल पे नए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्लासेस की मिलती रहे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं, फिर लास्ट में हमें केस स्टडी भी करना है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम जानेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक स्कॉलर के वर्ड्स में क्या वो कहते हैं इसके बारे में। देखिए, गिवन है, कहा गया है, अगर हम बात करें इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होगी आपके लिए। अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कहा गया इट इज़ एन ऑफिशियल सेटअप, it clearly spells out what exactly is the role of each job and position in an organization। ये हो गया डिफिनेशन। डिफिनेशन में क्या कहा, पहले मैं एग्जैक्टली आपको इसका हिंदी समझा दूं। कहा जा रहा है कि अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ये एक तरह का ऑफिशियल सेटअप होता है जहां पर क्लियरली स्पेल्स आउट होता है सब कुछ, यानी व्हाट एग्जैक्टली इज द रोल ऑफ ईच जॉब, यानी एक जॉब पर कौन टीचर है, किसका क्या रोल है, कौन प्यून है और कौन प्रिंसिपल है, कौन मैनेजर है, किसका एग्जैक्टली क्या रोल है, वो बिल्कुल डिफाइन होता है। उसके बाद एंड पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और किसकी क्या पोजीशन है वो डिफाइन होता है। आप एक बैंक को ऑर्गेनाइजेशन को ले सकते हैं, बैंक एक तरह का फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही है। इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होता है कि कैशियर कौन होगा, पासबुक को प्रिंट कौन करेगा, मैनेजर कौन रहेगा, सीनियर क्लर्क कौन रहेगा, जूनियर क्लर्क कौन रहेगा, सब कुछ जो है वो क्लियरली डिफाइन होता है। तो बैंक का एक एग्जांपल आप अच्छा ले सकते हैं कि बैंक जो है वो एक तरह का फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पर यही सेम सीन होता है जहाँ पर एग्जैक्टली क्लियर होता है कि किसका रोल, ईच जॉब का जो रोल होता है, यानी एक एक जॉब का जो रोल होता है वो क्लियर होता है और पोजीशन भी पता होती है ऑर्गेनाइजेशन में किसकी क्या पोजीशन है, कौन कैश देगा, कौन कैश जमा करेगा और एग्जैक्टली कौन मैनेजर है, कौन पासबुक प्रिंट करेगा, कौन टोकन देगा, ये सब सीन एकदम क्लियर होता है। तो ये एक बैंक जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। बल्कि आप इसके अलावा जो है स्कूल वगैरह को भी ले सकते हैं, जहाँ जैसी सिचुएशन होगी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी तो गिवन है फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पहचानेंगे कैसे, क्या इसकी विशेषताएं हैं। कह रहे हैं डिफाइन इंटर रिलेशनशिप, कह रहे हैं जो इंटर रिलेशनशिप होता है वो बिल्कुल डिफाइंड होता है, मतलब बिल्कुल क्लियर होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है और क्या आपका किसी से रिलेशन है, मतलब आप मैनेजर की पोस्ट पर हैं तो आप ऊंचे हैं और उसके नीचे कैशियर काम कर रहा है, क्लर्क है, फिर सीनियर क्लर्क है, प्यून्स है, मतलब एक दूसरे के बीच जो संबंध होता है ना वो बिल्कुल क्लियर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस क्लास को बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत इसलिए भी है कि इसी पर हमको केस स्टडीज़ करना है और अगर आप क्लास ध्यान से ना सुने तो केस स्टडी आपसे होगा नहीं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी इंपॉर्टेंस बताऊँ और जो भी क्लू मैं देता हूँ उसको ध्यान से। कहना है बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव, कहा जा रहा है ये किस चीज़ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के बेस पर होता है। कह रहे हैं रूल्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं टू अचीव ऑब्जेक्टिव, यानी उनको जो उद्देश्य पूरा करना है उसके लिए रूल्स बने होते हैं, प्रोसीजर होते हैं कैसे प्राप्त करना है। मान लीजिए कस्टमर बैंक में ज़्यादा बढ़ाने हैं तो क्या पॉलिसीज़ है, और अगर पैसे जमा करने हैं तो क्या पॉलिसी है, क्या रूल है। जैसे रूल बन गया, रूल एंड प्रोसीजर की मतलब रूल आपका ये हो गया कि आप बैंक सुबह 10 बजे से खुलेगा और शाम के 4 बजे तक खुला रहेगा या वॉट एवर इज द सेम, है ना। उसके बाद प्रोसीजर क्या है, किस प्रोसीजर में आप काम करेंगे, पहले आपको फॉर्म भर के देना है वहाँ पर, उसके बाद वो उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, फिर उसके बाद आपका अकाउंट ओपन होगा, फिर आपके पास एक पासबुक आएगी वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें मतलब किस बेस पर होता है, ये सब रूल्स के बेस पर होता है। ऐसा ही नहीं कि आप जब भी लेकर के कोई काम करने के लिए गए और सेम टाइम हो गया, ऐसा नहीं है। जो भी होगा वो सिस्टमेटिक ढंग से होगा, ये बात हो रही है। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे बेस्ड ऑन डिविजनल वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए ये किसके वर्क पर होता है, डिवीजन ऑफ वर्क के। मैंने आपको पहले भी समझाया, स्टार्टिंग में जब आपका मैंने डेफिनेशन सुनाया तब भी मैंने आपका डिवीजन ऑफ वर्क यानी काम का डिवीजन हो जाता है। कैसे, मैनेजर का काम अलग होगा, है ना, कैशियर जो है उसका काम अलग होगा। कैशियर भी दो तरह के, एक कैश जमा करेगा, डिपॉजिट करेगा, और एक जो है जो विथड्रॉ करेगा उनको देगा, ठीक है, और एक होगा जो टोकन बांटेगा, एक होगा पासबुक प्रिंट करेगा। मतलब डिवीजन ऑफ वर्क होगा, बैंक के अंदर जो होगा वो डिवीजन ऑफ वर्क होगा, कौन सा काम किसके लिए है वो एग्जैक्टली पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन है, अगर ऐसे सिम्टम्स आपको नजर आएंगे तो आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेंगे। याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, सिम्टम्स को सुनते रहिएगा, आपको ये पूरी नोट्स का स्क्रीनशॉट अपने पास रखना है और जो मैंने बताया है एग्जैक्टली उसको अपने वर्ड्स में मिक्स करके लिखना है। तो अब हम चलेंगे, बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पे गिवन है अगला जो पॉइंट है इसमें
डेलिबरेटली क्रिएटेड, इसका मतलब क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो जानबूझकर क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है ना, जानबूझ करके क्रिएट किए जाते हैं, मतलब बैंक जो है वो जानबूझ करके बनाया जाता है, कोई अचानक से नहीं हो जाता। जबकि इनफॉर्मल की बात करेंगे तो इनफॉर्मल में कभी भी एक ग्रुप में लोग आके बैठ गए और बातचीत करने लगे तो वो इनफॉर्मल ग्रुप बन गया, ठीक है ना। लेकिन फॉर्मल जो है वो जानबूझ के अचानक से बैंक नहीं बन जाएगा, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वही बैंक में ही जो फॉर्मल है उसी के अंदर लोग इकट्ठा होकर बातचीत करने लगे तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो गया। आइए देखिए समझिएगा, गिवन है ये चीज हो गई, आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद गिवन है नेक्स्ट है, इसका फिफ्थ है, इसको कहते हैं मोर स्टेबल। याद रखिएगा, अगर हम इनफॉर्मल की बात करें भाई, गपशप करेंगे, गपशप जो है स्टेबिलिटी थोड़ी होती है उसमें। आप अगर कहीं इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बैठ करके ग्रुप में बात करेंगे, फाइनली आपको घर जाना है क्योंकि वो जो है वो ग्रुप टूटना है। लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बैंक एक बार बन गया ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल एक बार बन गया ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये स्टेबल रहने वाली चीज़ है, जल्दी खत्म होने वाली बिल्कुल नहीं है। तो अगला ये जो है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब मेरिट्स भी आप कह सकते करें, इट इज इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको बताया था ना, बैंक का एग्जांपल मैंने अगर लिया है तो बहुत आसान है किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर देना। मतलब आपने बता दिया कि आपको यहाँ पर बैठ के पासबुक प्रिंट करनी है तो एग्जैक्टली वो वही काम करेगा। आपने कह दिया आपको कैश डिपॉजिट करना है, आप कैशियर का रोल प्ले करेंगे तो एग्जैक्टली वही काम करेगा। कोई सीनियर क्लर्क है, कोई जूनियर क्लर्क है, कोई मैनेजर है, कोई प्यून है, आपको पानी ला के देना है, मतलब एग्जैक्टली जो है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना आसान होता है, जैसे कि स्कूल में होता है एज इट इज कि प्यून कौन है, प्रिंसिपल कौन है, ये कौन है, वो कौन है, सब एग्जैक्टली पता होता है। तो इसको कहते हैं, ये एक तरह का एक फायदा है, मतलब मेरिट है, एक तरह का एडवांटेज है कि किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई किसी को कॉपी नहीं कर सकता है कि हमने बहाना बना दिया और उनका कॉपी करके काम जो उन्होंने किया वही एग्जैक्टली हमने करके दे दिया। हमसे कहा गया, हम भी थे और एक प्यून भी था, हम गए, पता चला हमको पढ़ाना था, हम उसकी जगह पे बिल बजा के चले और हमने कह दिया काम तो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या है वो फिक्स कर दी गई है। आपको पढ़ाना था, आपको बेल नहीं बजाना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, सेकंड है आपका इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग इन डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। मैंने यही चीज कहा था कि जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स है वो अवॉइड होता है। मतलब कहने का जो काम जिसको मिला है, अगर एक बंदे को मिला है कि आपको पासबुक प्रिंट करना है, एक बैंक की मैं बात कर रहा हूं, तो वो पासबुक ही प्रिंट करेगा। अगर उसकी बात करें कि वो बहाना बना के बच जाए कि हम तो यहाँ पर कैश काउंटर पर बैठ के पैसा जमा कर रहे थे, तो उसको बिल्कुल साफ कह दिया जाएगा कि आप डुप्लीकेशन कहाँ से कर रहे थे, किसी को कॉपी कैसे कर सकते, जबकि काम तो आपका डिवाइड हो गया है। बात समझ में आई? मतलब कोई कॉपी नहीं कर सकता, जिसको प्रिंट करने के लिए दिया गया है वो प्रिंट करेगा, जिसको कैश डिपॉजिट करने के लिए दिया गया है वो डिपॉजिट करेगा, और जिसको कहा गया कि विथड्रॉल करिए आप, मतलब आप लोगों को कैश दीजिए, तो वो उसका काम करेगा एग्जैक्टली। ये काम बिल्कुल डिवाइड होता है सबका। उसके बाद तीसरे के बाद फोर्थ पॉइंट होगा, यानी कि चौथा, माफ कीजिएगा, तीसरा पॉइंट होगा, यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन थ्रू एन एस्टैब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड। भाई जाहिर सी बात है, यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो बिल्कुल रहती है। आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड में, मतलब वहां पर क्या रहता था, क्या सीन रहता था कि जो बॉस एक ऑर्डर देगा वही एग्जैक्टली सबको मानना है। ऐसा कोई कुछ नहीं है कि कोई कुछ भी आ रहा है, मतलब एक ही वन यूनिट वन प्लान वाला सीन है ना, आप समझ रहे हो ना, जैसे एक वे में डायरेक्शन, जैसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है, यूनिटी ऑफ कमांड लाइक दैट ना, एक वे में चलना है। जो जैसे कहेगा, जो बॉस होगा एग्जैक्टली कहेगा, उसको सबके ऑर्डर मानने। सब लोग कोई ऐसा नहीं है कि सब लोग कुछ ना कुछ बन करके बैठ जाए और सब एक दूसरे को ऑर्डर करते रहे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेंटेन होता है। क्या मेंटेन होता है? कह रहे यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन थ्रू एस्टैब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड। एस्टैब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि प्रॉपर वे में किसको कितना हक मिला है, किसको कितना राइट मिला है, ये सीन होता है। मैनेजर का क्या राइट है, उसके बाद क्लर्क, सीनियर क्लर्क का, फिर जूनियर क्लर्क, फिर पासबुक प्रिंट करना है, फिर प्यून है, ऐसे सबको बटा हुआ काम रहता है, चैन बिल्कुल बनी होती है। उसके बाद गिवन है, कहा जा रहा है इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। भाई जाहिर सी बात है, इससे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी तो आती ही है जब अगर हम सारे काम को करेंगे, प्रॉपर वे में करेंगे, जो चीज़ जहां रखी है उसको वहां रखेंगे। ये काम अगर एक काम कैशियर का पैसे जमा करने का, तो वो पैसा ही जमा करेगा, दूसरा बंदा सिर्फ डिपॉजिट कर रहा है और दूसरा बंदा जो है वो सिर्फ कैश दे ही रहा है, एक तीसरा बंदा जो सिर्फ टोकन दे रहा है। तो जब सबका काम एकदम बिल्कुल डिवाइड रहेगा तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत स्टेबिलिटी होगी।
ये सब थे फायदे कि क्या फायदे होंगे, क्या मेरिट्स होंगी। अब कुछ नुकसान की भी बात, तो अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके। गिवन है क्या कहा जा रहा है, डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसे डीमेरिट भी कह सकते हैं। कह रहे हैं, बता रहे पहला जो नुकसान है, व्हाइल फॉलोइंग फॉर्मल चैन ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन गेट डिलेड इन फॉर्मल स्ट्रक्चर। मैंने आपको ये चीज तो पहले भी बताया है कि जब आपको मैं पढ़ा रहा था स्केलर चैन, याद हो रहा होगा आपको, हेनरी फ्योल का जब मैंने प्रिंसिपल पढ़ाया था तो उस वक्त बताया था कि जब चेन होगी सब ऊपर से नीचे तक यानी टॉप से बॉटम तक आएगा, बॉटम से टॉप तक जाएगा, ये सीन होगा तो उसमें काम डिले होगा। मैंने आपको एग्जांपल बताया था उसमें कि एक स्टूडेंट अगर अपनी बात प्रिंसिपल तक पहुंचाना चाहता है तो वो टीचर के पास, एचओडी के पास, वाइस प्रिंसिपल के पास जाते जाते डिलेड हो जाएगा। कह रहे वही सीन होता है। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान है कि कोई डायरेक्टली बड़े ऑफिसर से, बड़ी पोस्ट वाले से नहीं मिल सकता, नीचे से बिल्कुल बॉटम से बातें जाती है या टॉप से नीचे से आएगी। जिनके पास अगर कोई बॉटम पे है तो उसको पहुंचाने के लिए पहले टॉप से फिर इनसे उनसे करते हुए तो काम डिले होता है, मतलब देरी होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता। दूसरा है, इट डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज। याद रखिएगा, अगर किसी की साइकोलॉजिकल नीड है और सोशल नीड है एम्प्लॉइज की तो इस पर ये बिल्कुल जोर नहीं देता है। अब सपोज कर लीजिए, मिसाल के तौर पर, मैंने अक्सर क्लास में भी एग्जाम्पल ये दिया है कि अगर मैं स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और अक्सर आपने देखा होगा कि होता है ये स्कूल में भी और कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो कि आप वहाँ पे कहते रहिए कि हाँ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे फीवर है, ये इशू है, वो इशू है, तो वो कह देंगे कि सर एक काम कीजिए, आ जाइए सर, चेयर लगा के बैठे रहिएगा, क्लास खाली जाएगी, नहीं तो आप तो समझ ही रहे हैं सर, ये वो देखा है ना आपने। तो कह रहे हैं यहाँ पर इनके अंदर जो साइकोलॉजिकल नीड्स है ना, इंपॉर्टेंस आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स को नहीं देते, ना आपकी सोशल नीड्स को देंगे। मतलब आप कहेंगे कि मुझे शादी में जाना है, बहुत ज़रूरी है, कज़न है, ये है वो है, तो कहेंगे कि आपको कितने भाई बहन हैं आप, ये है वो है, तमाम चीज़ें, मतलब ये सीन निकल करके आता है कि छुट्टियां वगैरह आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स को समझेंगे नहीं। अगर आप उनको बताएंगे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं टूट फूट गया हूँ, बिल्कुल परेशान हूँ मैं, तो वो कहेंगे सर कब तक ठीक हो जाएंगे, कब तक आएंगे, ये नहीं कहेंगे कि नहीं सर आप आराम कीजिए। तो ये कहने का मतलब है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ये सारे नुकसान होते हैं। उसके बाद ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट की बात करें तो कह रहे हैं, इट मे क्रिएट रिजिडिटी ड्यू टू प्रिस्क्राइब्ड पॉलिसी एंड रूल्स। क्या होता है यहाँ पर रिजिडिटी आ सकती है, मतलब सख्ती आ सकती है, क्योंकि रूल्स जो है वो प्रिस्क्राइब्ड हैं। क्या है उसके बाद, क्रिएट रिजिडिटी ना, क्योंकि रूल जो है और पॉलिसी, इनके रूल जो है वो बिल्कुल क्या कहते हैं पहले से डिस्क्राइब्ड है, तो ये सीन क्रिएट होता है। मतलब आप इनके रूल्स के अकॉर्डिंग काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप इससे ज़रा सा बाहर जाते, कितने भी अच्छे आप परफॉर्मर हो, कितने अच्छा परफॉर्मेंस करते हो एज अ टीचर, चाहे एज अ बैंक एम्प्लॉय, कुछ भी आप करते हो, लेकिन इनके अगर मानक पर आप खरे नहीं उतरते हैं, इनके नॉर्म्स पर आप खरे नहीं उतरते हैं, तो ये आपको टाटा बाय बाय बोल देंगे। ये कुछ जो है जिनको आप कह सकते हैं कि ये डिसएडवांटेज हैं इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। तो हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस भी देख लिए, डिसएडवांटेजेस भी देख लिए, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ भी लिया कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये एक ऑफिशियल सेटअप होता है, जो कि क्या करता है आपका, देखिए क्लियरली स्पेल्स आउट करता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रोल ऑफ ईच जॉब एंड पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी की, एक व्यक्ति की एक बैंक के अंदर या एक स्कूल के अंदर कौन किस पोजीशन पर है, कौन टीचर है, कौन प्यून है, कौन वाइस प्रिंसिपल है, कौन प्रिंसिपल है, कौन क्लर्क है, या चाहे बैंक में भी यही सीन है, वो एग्जैक्टली जहां पर सब कुछ क्लियर होता है, सबका काम बिल्कुल कौन क्या काम करेगा वो सब बिल्कुल क्लियर होता है, उसको हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसी के बेसिस पर हम कुछ केस स्टडीज करेंगे और कुछ पहले जो आपने टॉपिक्स पढ़े उसके भी कुछ मिक्स केस स्टडी रहेंगे। तो आपको फटाफट से अब एक्टिव हो जाना है लाइव चैट में, कमेंट सेक्शन में, और मुझसे मेरे बोलने से पहले ये कोशिश करना है कि आप बताइए। और ऐसा होता भी रहा है, मुझे काफी खुशी होती है जब मैं लाइव चैट में आके पढ़ता हूं, मैंने इधर क्वेश्चन लिखा नहीं, आप फटाफट से, मतलब मैं क्वेश्चन अभी बता रहा हूं कि स्क्रीनशॉट ले लो, आपके आंसर्स आने लगते हैं, बड़ी खुशी होती है मुझे। और ये मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि सिर्फ क्वेश्चन देखा नहीं, आप जवाब लिख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए आज भी वही चीज करते हैं। अब हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को आपको देखना है, हम सिम्टम्स बताते चलेंगे, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में जवाब देना है। तो आइए केस स्टडीज देखते हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम जा रहे हैं एक क्वेश्चन देखने के लिए जो कि एक केस स्टडी है। इस केस स्टडी को सबसे पहले तो ये ज़रूरत है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन उसके पहले भी मैं बता दूं, मुझे क्वेश्चन पढ़ लेने दिया करो कम से कम, उसके बाद जवाब दिया करो। स्क्रीनशॉट लेते साथ ही जवाब देने लगते हो तुम लोग। चलो स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो।
चलो ओके, ये रहा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं इस केस स्टडी को पढ़ूंगा और आपको सारे सिम्टम्स बताऊंगा। सिम्टम्स सुनते जाइए, जवाब देते जाइए और बहुत इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसे ही एज इट इज आप बोर्ड एग्जाम में भी सॉल्व करके आने वाले हो। आदत के मुताबिक मैंने बताया था, अपनी आदत एक बना लो। वो आदत ये है कि हमें केस स्टडी को भी पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। याद रखना, क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चंस पढ़ने हैं, याद रखना ये चीज़। क्या क्वेश्चन गिवन है? आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लान। यानी एक बात ये समझ में आ गई कि यहाँ पर प्लान की भी बात हो रही है। इसका मतलब ये है सिर्फ मामला ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का ही मामला नहीं है, बल्कि पिछला चैप्टर जो आपने पढ़ा है प्लानिंग, वहाँ से भी क्वेश्चन इसमें बनेगा। सबसे पहला सवाल ये पूछा गया है कि इसमें पहचानिए कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लान डिस्कस्ड हियर, यानी कि प्लान कौन सा यहाँ पर है। उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। उसके बाद पॉइंट आउट एनी टू लिमिटेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कहा गया है कि पहचानिए कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है ये। उसके बाद ये भी कहा गया है कि इसकी दो लिमिटेशंस क्या होती हैं, ये भी बताइए। तो पहली बात तो मैं आपको समझाना शुरू कर रहा हूँ, क्वेश्चन में पढ़ूंगा। आप सबसे ज़्यादा फंसने वाले हैं प्लान में। कौन सा प्लान है वो आपको मुझे बताना है। लाइव चैट में, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है किस प्लान की हम बात कर रहे हैं। मैंने इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। गिवन है, कहा जा रहा है रॉयल लिमिटेड है डिसाइडेड दैट वेन एवर अ पर्सन reaches a particular age he will be promoted, influenced by this plan of the company. Several employees from other companies also join the firm. क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि एक कंपनी है रॉयल लिमिटेड, जिसकी ये पॉलिसी है कि वेन एवर अ पर्सन रिचेस अ पर्टिकुलर एज, यानी एक खास उम्र पर एक आदमी जब पहुंच जाता है, मतलब काफ़ी अच्छी खासी एज हो जाती है उसकी, तो उनका ये मामला होता है कि उनको प्रमोट किया जाता है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इस चीज़ की, जब उनको प्रमोट किया जाता है, क्या व्हेन एवर अ पर्सन रीचेस अ पर्टिकुलर एज, तो बात करें अगर यहाँ से, तो ये यहीं से आपको वो पहला सिम्टम मिल गया, प्लान वाला। आपको पहचानना है किस प्लान की बात हो रही है, कि उनका ये कौन सा प्लान है कि व्हेन एवर अ पर्सन रीचेस अ पर्टिकुलर एज ही विल बी प्रमोटेड। ये किस प्लान की बात हो रही है, कौन सा इनका प्लान है, किस में आएगा ये पहला सिम्टम। यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद गिवन है, कहा जा रहा है इन्फ्लुएंस बाय दिस प्लान ऑफ द कंपनी। कंपनी के इस प्लान से, ये तो अंडरस्टूड है, ये जो है ना वो एक तरह का प्लान है। अब आपको मुझे चेक करना है, जो पिछला चैप्टर मैं पढ़ा देता हूँ क्या वो भी याद रहता है कि सेम चैप्टर का ही सिर्फ केस स्टडी कर पाते हो, है ना। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक प्लान है, फटाफट से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। इन्फ्लुएंस बाय दिस प्लान ऑफ द कंपनी सेवरल एम्प्लॉइज फ्रॉम अदर कंपनीज ऑल्सो ज्वाइन द फर्म। इसकी वजह से देखा लोगों ने कि भाई यहाँ पर तो प्रमोट कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने और आके दूसरी कंपनी से भी उस कंपनी को ज्वाइन किया। तब क्या सीन हुआ है देखिए, कह रहे द फर्म बट विद इन फ्यू डेज, लेकिन कुछ ही समय के बाद उनको पता चला, दे रियलाइज दैट द फर्म हैज प्री डिटरमाइंड रिलेशन स्ट्रक्चर। अब एक बताओ मुझे, ये जो प्री डिटरमाइंड रिलेशन स्ट्रक्चर है वो कहां पर होता है ना। विदाउट फ्री कम्युनिकेशन, मतलब फ्री कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, एक सिस्टम वहां पर है, बिल्कुल प्री डिटरमाइंड है, जो मैंने आपको बताया था, याद करो। अब मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद आप बताएंगे मुझे, उसके बाद लिमिटेशन भी बताना है। ये दूसरा सिम्टम भी, जब प्री डिटरमाइंड की बात आ गई ना, तो ये दूसरा सिम्टम भी बता दिया। दो सिम्टम मैंने बता दिया, अब उसी में बताना है आपको। चलिए, अब किसकी बात सही हुई है, किसकी गलत हुई है, ये देखना है बेटा। अगर मैं बात करूं, वेन एवर अ पर्सन रीचेस अ पर्टिकुलर एज ही विल बी प्रमोटेड, तो ये इनकी पॉलिसी है, ये इनकी पॉलिसी है। किस प्लान की बात हुई है, याद करिए, ये इनकी पॉलिसी है, ना बजट है। कोई बजट लिख देगा, है ना, कोई कुछ लिख देगा तो कुछ नहीं है, ना प्रोसीजर है ना कुछ है, सिर्फ ये पॉलिसी प्लान की बात हो रही है। यहाँ पर पॉलिसी है कि जब कोई बंदा जो है वो एक पर्टिकुलर एज में पड़ जाएगा तो उसका जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो पॉलिसी की बात हो रही है, जिस प्लान की बात हो रही है, उसका नाम है पॉलिसी। जब बात आई प्री डिटरमाइंड रिलेशन स्ट्रक्चर विदाउट फ्री कम्युनिकेशन, ये मैंने अभी आपको इसी लेक्चर में समझाया है कि एकदम से प्री डिटरमाइंड होता है कि कौन मैनेजर होगा, कौन प्यून होगा, कौन ये होगा, कौन वो होगा, बिल्कुल क्लियर होता है। इसका मतलब साफ बात समझ में आ गई कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इन्होंने पूछा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की दो लिमिटेशंस, वो जो डिसएडवांटेज मैंने आपको पढ़ाया था। एक तो आप लिख सकते हैं कि डिले इन वर्क, है ना, मैंने आपको बताया था कि काम में डिलेड इन वर्क,
है ना। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रक्चर इनको फॉलो करते हुए जाना है, टॉप से बॉटम जाना है, बॉटम से टॉप आना है, ये सिचुएशन है। जो है आपका यूनिटी ऑफ कमांड वाला सीन है, चेन बना हुआ है, ये एक इनकी लिमिटेशन है। और दूसरा ये है कि आपकी जो साइकोलॉजिकल नीड होती है, आपकी ह्यूमन नीड जो है वो इनको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उसको एम्फेसिस नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दो चीज़ें जो है, दो लिमिटेशंस है। तो ये क्वेश्चन का जो है ये बिल्कुल जवाब था। और इसके बाद आपको कहीं नहीं जाना है, एक और केस स्टडी पैरा सा हम देखने जा रहे हैं और इस केस स्टडी को भी आपको ध्यान से देखना है और आपको जवाब देना है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट केस स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्लास का दूसरा केस स्टडी देखेंगे। ये केस स्टडी भी जो होगा इसमें भी आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। मुझे पता है आप केस स्टडीज को बहुत एंजॉय करते हैं और करना भी चाहिए, और ख़ास तौर पर उन लोगों को जिन्हें 9 जुलाई को एग्ज़ाम देना है, बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस दिखा रहे हैं, बहुत इश्यूज़ होने वाले हैं उनके लिए, जो इसमें लापरवाही कर रहे हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को ही कह रहा हूँ। तो मैं अगर बता दूं आपको एक चीज़, तो ये केस स्टडी बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। मैं आपको इसको बताऊंगा, सिम्टम्स बताऊंगा, लेकिन याद रहे कोई पहले जवाब नहीं देगा। मैं भी यहाँ पढ़ाने के लिए खड़ा हूँ, मुझे भी पढ़ाने दीजिए भाई आप लोग। तो मैं आपको ज़रा सा हट रहा हूँ, फटाफट से आप लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद में सिम्टम्स बताऊँगा। चलिए ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। और याद रखिएगा, जितने भी केस स्टडीज़ में क्लास में कराता हूँ या ग्रुप में मैं आपको दे रहा होता हूँ, उन सारों को आप सॉल्व करके अपने फेयर नोट्स में लिखिए, क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इनकी ज़रूरत आपको बार बार पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड पूछ सकता है। तो आप इस केस स्टडी की बात करेंगे, लेकिन केस स्टडी को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं वो सीन समझिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस, आप भी वही करेंगे। क्या गिवन है क्वेश्चन में? लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट द डिसएडवांटेज ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। यानी पहला सवाल पूछा गया कि आप पहचानिए किस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। उसके बाद ये कहा गया है कि उसके कुछ एडवांटेज जो है वो भी बताइए। उसके बाद स्टेट द वैल्यू वायलेटेड हियर, बताइए कौन सी ऐसी वैल्यू है, इंसानियत है, वैल्यू जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर वायलेटेड हुई है, मतलब उसको नहीं माना गया है, उसका वायलेशन हुआ है। तो सबसे पहले मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। गिवन है द प्रिंसिपल ऑफ ABC पब्लिक स्कूल, एक स्कूल है जिसका नाम है ABC पब्लिक स्कूल, है ना। ऑर्डर द ABC प्रिंसिपल ऑफ ABC पब्लिक स्कूल, मतलब जो प्रिंसिपल है ABC पब्लिक स्कूल के, वो ऑर्डर करते हैं द स्टाफ, यानी अपने स्टाफ को ऑर्डर करते हैं दैट दे विल बी अलाउड टू सीट इन द स्टाफ रूम। सिम्टम्स नजर आने लगे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा कि उनको अलाउ है, सिर्फ जहां उनकी जो जगह है बस वहीं बैठ सकते हैं। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बताइएगा? स्टाफ रूम सिचुएटेड इन दियर ब्लॉक, यानी उनके ब्लॉक में जो, अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट की बात करें, अगर डिपार्टमेंट कॉमर्स का है, डिपार्टमेंट साइंस का है, तो जो जिस ब्लॉक में है सिर्फ वहीं के स्टाफ रूम में बैठेगा और कहीं नहीं बैठेगा। सिम्टम्स नजर आने शुरू हो गए, सारे सिम्टम्स लग रहे हैं। मैं क्या 1 2 बताऊं? नो टीचर विल बी अलाउड टू सिट इन एन अदर स्टाफ रूम, कोई भी टीचर अलाउ नहीं है कि कॉमर्स वाला साइंस में चला जाए, साइंस वाला कॉमर्स में चला है, ऐसा कोई सीन नहीं है, नहीं जा सकते हैं, है ना। सिम्टम्स मिल रहे हैं। ड्यूरिंग स्कूल्स आवर्स, यानी कि स्कूल के घंटों के, स्कूल के टाइम के वक्त में। उसके बाद टीचर कैन मीट टीचर्स ऑफ दियर डिपार्टमेंट ओनली, जो टीचर जिस डिपार्टमेंट का है सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के टीचर से मिल सकता है, मतलब कॉमर्स वाला कॉमर्स वाले से मिल सकता है, साइंस वाला साइंस वाले से, हिंदी वाला हिंदी, जो भी डिपार्टमेंट जिसका है बस उसी से मिल सकता है ना। एंड ओनली फॉर वर्क रिलेटेड मैटर्स, और सुनिए सिर्फ काम के लिए, वर्क रिलेटेड मैटर्स, मतलब आपको लेना है, कोई फाइल बदलना है, कोई बुक है, कोई किताब है, बस इसी के लिए मिल सकता है। जल्दी से पहचान के बताओ किस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। उसके बाद he wants each teacher to strictly work as per rules and directions given by him, और प्रिंसिपल ये चाहता है कि जितना उसने कहा है, जो रूल्स और डायरेक्शन उसने दिया है, उसी के बेस पर काम करें। तो आपसे पूछा गया बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? एग्जैक्टली, नो डाउट, जहां पर सिर्फ वर्क रिलेटेड बात होगी, जहां पर सिर्फ काम काम से लोग मिलेंगे, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद पूछा गया है कि बताइए इसके कुछ डिसएडवांटेज क्या है, 2 स्टेट करिए कि डिसएडवांटेजेस क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये आपको मैंने अभी पिछले वाले केस स्टडी में भी बताया है, काम में डिले होता है, ह्यूमन सोशल नीड्स की कोई परवाह नहीं होती है, 2 उसमें से लिख लेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है स्टेट द वैल्यू वायलेटेड अबव केस, इन द अबव केस, कौन सी वैल्यू वायलेटेड हो रही है? सोशल नीड्स,
सोशल वैल्यूज जो है वो वायलेटेड हो रही है, क्योंकि अगर किसी को कोई दिक्कत आ गई, किसी को कोई परेशानी आ गई, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाके नहीं मिल सकता है, उसको काम से काम रखना है। और अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स इस क्लास की, तो आज की क्लास में बस इतना ही, 2 केस स्टडीज आपने किया और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, उस पर भी बढ़िया केस स्टडीज होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी बहुत जल्दी आपको मिलने लगेंगे, यानी एक ही चैनल पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, बिजनेस सब कुछ मिलेगा। सिर्फ आप बने रहिए प्रॉपर वे में। जो भी चैनल को पहली बार देख लें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।